स्वागत है स्टडी एडवांस रफ्तार प्रताप पर। आज हम बात करेंगे कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास 11th का ज्योग्राफी का पेपर जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। कुछ खंड क्या है यानी खंड पार्ट ए, जिसमें पहला क्वेश्चन है, नीचे जल चक्र के घटक एवं प्रक्रियाओं की सूची दी गई है, जिनमें से हमें जो युग्म दे रखे हैं उनको सम्मिलित करना है कि कौन सा युग्म ठीक है। ए में है वायुमंडल में जल, जिसकी प्रक्रियाएं हैं, एक्टिविटीज हैं, संघनन, वर्षण। बी है धरातलीय जल बहाव, जिसकी प्रक्रिया है हिम पिघलने पर नदी नालों के रूप में पड़ना। सी पर है महासागरों में संग्रहित जल जलधारा के रूप में ताजा जल संग्रहण व जल रिसाव। भौमजल संग्रहण जो बाष्पीकरण, बाष्पोत्सर्जन या ऊर्ध्वपातन। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ए, वायुमंडल में जल किसके कारण आता है? संघनन और घर्षण के कारण। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें आपको एक अभिकथन दे रखा है कि महासागरों के सतही जल का तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घटता चला जाता है। ये अभिकथन है और इसका कारण दे रखा है कि ध्रुवों की ओर प्रवेशी सूर्य विकिरण की जो मात्रा है वो घटती चली जाती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा, दोनों कथन सही हैं। कथन सेकंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या कर रहा है। तो आंसर इज बी, आंसर बी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी धारा गर्म महासागरीय जलधारा का उदाहरण है? अर्थात इनमें जो हमें 4 जलधाराएं दे रखी हैं उनमें से हमें महासागर की कौन सी गर्म जलधारा है उसका हमें एग्जाम्पल है वो सही करना है। तो कौन सा एग्जाम्पल होगा? कैलिफोर्निया कोल्ड करंट है, लेब्राडोर कोल्ड करंट है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कोल्ड करंट है। तो राइट आंसर इज क्यूरोसियो, क्यूरोसियो इज द राइट आंसर। तो क्यूरोसियो हमारा क्या है? गर्म जलधारा है जो कहां पर है? जापान के पास प्रवाहित होती है। अगला है निम्नलिखित में से किस इकाई में तरंग गति को मापा जाता है? अर्थात तरंग की जो गति होती है उसको किस में मापा जाता है? मीटर पर सेकंड, आरपीएस, मंच। तो राइट आंसर इज नॉट। नॉट में हम क्या नापते हैं? तरंग की गति को मापा जाता है। क्लियर? तो ये हमारे 4 एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए कथनों को पढ़िए तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कथन कह रहा है कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ के बादल से हुआ जो सूर्य की युवावस्था से संबंधित था। तो उपरोक्त कथन किस परिकल्पना से संबंधित है? सागरीय अधःस्थल विस्तार? नहीं। विस्तारित ब्रह्मांड? नहीं। स्थिर अवस्था? नहीं। तो राइट आंसर इज निहारिका या नेबुलर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित राज्यों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। अर्थात हमें स्टेट दे रखे हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। इनको हमें अरेंज करना है कहां? उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे ऊपर अगर हम उत्तर में बात करें तो इनमें से कौन सा स्टेट आएगा? सबसे पहले उत्तराखंड आएगा। उत्तराखंड के बाद हम नीचे की ओर चलते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद आ जाएगा हमारा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद आ जाएगा महाराष्ट्र। तो 4 2 3 4 2 1 3 4 2 1 3 डी में है तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थलबद्ध राज्य है? स्थलबद्ध का मतलब आप जानते हो, स्थलबद्ध का मतलब है जो पूरी तरह से किससे घिरा है? टेरेस्ट्रियल स्पेस है, अर्थात जमीन से घिरा हुआ राज्य जिसमें कहीं भी एक और पानी नहीं है। तो देखो तमिलनाडु का जो तट है एक साइड पानी है, उड़ीसा के तट पर भी पानी है,
आंध्र प्रदेश के तट पर भी पानी है। तो तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जिसके तट पर पानी नहीं है। तो राइट आंसर इज द सी, तेलंगाना इज द राइट आंसर। नीचे एक चित्र दे रखा है कि दिए गए चित्र को ऑब्जर्व कीजिए, पर्यवेक्षण कीजिए तथा प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उपरोक्त चित्र भारत के किस भू आकृतिक खंड को प्रदर्शित करता है? तो ये चित्र किस भाग को प्रदर्शित करेगा? देखो इसमें एग्रीकल्चर हो रही है, किसान फार्मिंग कर रहे हैं, तो कहां पर होगा ये? तटीय मैदानों पर हो नहीं सकता। तो ये राइट आंसर इज बी, उत्तरी मैदान। कौन सा मैदान है ये? उत्तरी भाग है। क्लियर? आगे चलें। आगे क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भूआकृतिक खंड अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है? ये हमें नहीं करना है वैसे तो, यह है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भाई? निम्नलिखित में से कौन सा भूआकृतिक खंड अरावली पहाड़ियों से उत्तर पश्चिम में स्थित है? तो अरावली पहाड़ियों से उत्तर पश्चिम में स्थित कौन सा होगा भाई? अरावली पहाड़ियां कहाँ हैं? राजस्थान। तो राजस्थान के इधर कौन सा है? मरुस्थल। राइट आंसर इज ए, मरुस्थल होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु नदी निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहाड़ियों से बाहर निकलती है? किस नदी की बात की जा रही है भाई यहाँ पर? ये सिंधु नदी की। तो कहां से निकलती है ये निकलती है अटक से। कहां से निकलती है भाई? अटक से निकलती है। कहां से निकलती है? अटक से। क्लियर? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दे रखे हैं जिन पर हमें विचार करना है तथा दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का हमें चयन करना है। सही उत्तर को छांटना है। विकल्प दे रखे हैं हमारे पास। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। क्या ये बात सही है? सतलज नदी जो निकलती है वो तिब्बत में जो मानसरोवर के पास एक ताल है जिसको राक्षस ताल कहते हैं, क्या ये वहां से निकलती है? ये तो कथन तो ठीक है। ये कथन बिल्कुल ठीक है कि वहीं से निकलती है। मानसरोवर के पास राक्षस ताल है, वहां से सतलज नदी का क्या है भाई? निकास है। सतलज नदी वहीं से निकलती है। अगला है, इस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। नहीं, सरदार सरोवर परियोजना इस नदी पर नहीं है। तो कौन सा कथन सही है? सिर्फ कथन बी सही है। कथन पहला है वो सही है। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कुछ बंदे रखे हैं और उनमें पाई जाने वाली वृक्ष की प्रजातियों के नाम दे रखे हैं। तो इनको हमें मैच करना है। यह कह रहा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, उसमें कौन सा वृक्ष की प्रजाति है वो पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय में? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में सागवान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई? सागवान पाए जाते हैं। सागवान कहां पर पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों पर। फिर उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों में क्या है? खेजड़ी पाई जाती है। फिर है पर्वतीय वन। पर्वतों में क्या पाया जाता है? पर्वतीय वनों में कौन सा है? स्प्रेस वाला है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में एबनी पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा पहले का थर्ड। पहले का थर्ड सभी में दे रखा है, 3 में दे रखा है, तो सी को हम क्रॉस लगा दें। सी तो आंसर हो नहीं सकता। पहले का थर्ड हो गया। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, इनमें खिजड़ी है, तो सेकंड पर वन 2 में है। डी भी हमारा क्रॉस हो गया, डी आंसर नहीं हो सकता। फिर पर्वतीय वन में स्पेस है, तो यानी कि 3 पर 4 आना चाहिए। 3 पर 4 कहाँ है? सिर्फ 1 में है। तो राइट आंसर इज ए। ये हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? यदि किसी क्षेत्र में रेल पटरी बिछानी है, यदि किसी क्षेत्र में रेल पटरी बिछानी है तो आप कौन से पेड़ का प्रयोग करोगे? कौन से पेड़ का प्रयोग करेंगे? यदि हमें रेल पटरी बिछानी तो यानी रेल की पटरियों को बिछाने के लिए किस पौधे की लकड़ियों का यूज किया जाता है? कौन सा पौधा है जिसकी लकड़ियां रेलवे की लाइन को बिछाने के काम में ली जाती हैं? तो कौन सा पौधा है वो? सबको पता होना चाहिए। तो चीड़ की लकड़ियों को रेलवे लाइन पर बिछाने के लिए काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फूलों वाली बौछार से संबंधित है? फूलों वाली बौछार से।
तो फूलों वाली बौछार का आपको ध्यान होगा तो किस में आती है, हमने पढ़ी थी आम्र वर्षा, जिसको मैंगो शावर कहते हैं। जो उस बारिश से क्या होता है, आम है वो बहुत जल्दी पक जाते हैं। महाराष्ट्र में बहुत उपयोगी है ये आमों को पकने के लिए। तो यहाँ पर कुछ ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनको देखें। इस वर्षा से कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिल जाते हैं, दिस इज द राइट। कहवा के जो फूल हैं फूलों वाली बौछार के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि प्री मानसून बारिश होती है जिसके कारण जो कॉफी होती है, कहवा जिसको कॉफी कहते हैं, उसके फूल है वो ब्लूम कर जाते हैं, खिल जाते हैं, इसलिए इसको फूलों वाली बौछार कहते हैं। यह वर्षा असम में होती है, नहीं। कर्नाटका में होती है। तो क्या एवं प्रश्न के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल नहीं। उत्तर पूर्वी मानसून है, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर इज द ए। राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु न होने का प्रमुख कारण है? अर्थात इनमें से कौन सा वो कारण है जो क्या करता है, भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होने के कौन सा कारण है? तो सबसे बढ़िया, समुद्र के समकारी प्रभाव नहीं हो सकता, अधिक वर्षा नहीं, अधिक वायुदाब नहीं। तो राइट आंसर इज डी के भूमध्य रेखा के ये निकट है, इसलिए शीत ऋतु नहीं होने का प्रमुख कारण यही है। क्लियर? अच्छा, ये जो गद्यांश दे रखा है ये हमें तो नहीं करना, ये दे रखा है गद्यांश जो देखा है ये करना है निम्न व्यष्टि का अध्ययन। अच्छा, हमारे लिए ही है। निम्न व्यष्टि का अध्ययन कीजिए तथा प्रश्न 15 से 17 के उत्तर हमें इसको पढ़कर देने। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ें कि वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण और उसका महासागरों पर प्रभाव। वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के संदर्भ में प्रशांत महासागर का गर्म या ठंडा होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं दक्षिण अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती हैं और पेरू की ठंडी धाराएं का स्थान ले लेती हैं। पेरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिति अल नीनो कहलाती है। पेरू के तट पर जब गर्म धाराएं आ जाती हैं ठंडी की जगह तो वो अल नीनो कहलाता है। अल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से बहुत गहरा संबंध है, जिसके कारण क्या होता है, प्रशांत महासागर पर वायुदाब में यह परिवर्तन दक्षिण दोलन कहलाती है। इन दोनों यानी दक्षिण दोलन का जो और अल नीनो दोनों को संयुक्त घटना को हम इंसो कहते हैं, INSO, इंसो के नाम से इनको जाना जाता है। जब दोनों घटनाएं होती है तो उसको हम इंसो कहते हैं। जिन वर्षों में इंसो शक्तिशाली होता है विश्व में बृहद मौसम संबंधी कुछ घटनाएं घटित होती हैं। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी शुष्क तट पर बरसात होती है, ऑस्ट्रेलिया और कभी कभी भारत में भी अकाल पड़ जाता है तथा चीन में इससे बाढ़ आ जाती है। तो ये एक हमारा पैसेज था जो हमने पढ़ा। अब इसमें से हमसे कुछ क्वेश्चंस वो पूछेगा जो पूछे गए हैं 15, 16, 17। नंबर 1, अल नीनो का क्या मतलब कहलाता है? देखो हमने अभी पढ़ा है अल नीनो का मतलब क्या है। अल नीनो का मतलब कि पेरू के तट पर ठंडी धाराओं की उपस्थिति नहीं, पेरू के तट पर गर्म जल धाराओं की, बिल्कुल दिस इज द राइट। अगर पेरू के तट पर ठंडी की जगह गर्म जल धाराएं आ जाती हैं तो वो क्या कहलाता है, अल नीनो कहलाता है। तो अल नीनो का मतलब हो गया पेरू के तट पर गर्म धाराओं की उपस्थिति, पेरू के तट पर गर्म धाराओं की उपस्थिति। अगला है, इंसो के शक्तिशाली होने से विश्व में मौसम संबंधी कौन सा परिवर्तन देखा जाता है? क्या कह रहा है कि इंसो यदि शक्तिशाली हो गया, इंसो यदि शक्तिशाली हो गया तो विश्व में मौसम संबंधी कौन सी चीजें देखने को हमें मिलती हैं? चीन में बाढ़ आना व दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी शुष्क तट पर अकाल पड़ना। देखो इसमें चीन में बाढ़ आना तो ठीक है, लेकिन दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी शुष्क तट पर अकाल नहीं पड़ेगा, वहां तो बहुत ज्यादा बहुत तेज बारिश होगी, वहां तो बहुत तेज बारिश होगी, तो ये गलत हुआ। वहां पर बहुत तेज बारिश होगी। भारत में अकाल का पड़ना, बिल्कुल भारत में अकाल पड़ेगा। चीन में वर्षा का न होना, नहीं, चीन में तो बाढ़ आएगी। उत्तरी अमेरिका में बाढ़ आना, नहीं। तो राइट आंसर भारत में अकाल का पड़ना। भारत में अकाल पड़ जाएगा यदि क्या होगा, इंसो शक्तिशाली होगा तो। अगला है, यदि आप भारत में किसान हैं तो आप मौसम भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए अधिक फसल का उत्पादन किस वर्ष करोगे? यदि आप भारत के किसान हो और मौसम भविष्यवाणी कर रहा है तो नीचे हमें जो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं उनके आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए अधिक फसल का उत्पादन किस वर्ष करेंगे? जिस वर्ष अल नीनो कमजोर होगा,
जिस वर्ष अल नीनो शक्तिशाली होगा, दक्षिण डॉलर के स्थिर रहने पर भविष्यवाणी को नजरअंदाज किया जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, जिस वर्ष अल नीनो सबसे कमजोर होगा, जिस वर्ष अल नीनो कमजोर होगा उस वर्ष हम अधिक फसल के उत्पादन की उम्मीद करेंगे। क्लियर भाई? तो ये था हमारे कुछ एमसीक्यूज जो अभी पूछे गए थे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको एक डायग्राम दे रखा है, एक चित्र दे रखा है। इस चित्र को आपको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है और इन चित्र को ध्यान से देखकर हमें इसका क्या करना है? उत्तर देने हैं, आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो दिए गए चित्र की पहचान कर कीजिए व इसका नाम लिखिए। अर्थात जो चित्र दे रखा है ये किसका है, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। देखो यहां पर कुछ इस तरह की एक संरचना बनी हुई है, स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ऐसे देखा जाए तो ये एक ज्वालामुखी का चित्र है। किसका चित्र है? ज्वालामुखी। किसका चित्र है भाई? ज्वालामुखी का चित्र है। लेकिन अब हमें इसका नाम लिखना है तो कौन सा होगा ये? अब देखो यहां पर इस तरह का डायग्राम, इस तरह की स्ट्रक्चर बनी है। अब इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम क्या कहते हैं? जनरली शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? शंकु कहते हैं। तो ये एक शंकु है। ज्वालामुखी की जो शेप बनी हुई है, वो लावा जो बाहर निकला है उसने एक शंकु की शेप ली है। तो ये है सिंदूर शंकु। कौन सा शंकु है ये? सिंदूर शंकु के नाम से जानते हैं हम इसको, इस तरह के स्ट्रक्चर को। अगला है प्रदर्शित आकृति किस प्रकार के ज्वालामुखी से बनती है? तो ये जो आकृति बनती है सील्ड ज्वालामुखी से बनती है। किससे बनती है भाई? सील्ड ज्वालामुखी से बनती है। यह आकृति किस प्रकार से निर्मित होती है? तो ज्वालामुखी का जो लावा है फव्वारों के रूप में जब बाहर आता है और निकास पर एक शंकु का निर्माण बना लेता है, जिसे सिंदूर शंकु कहते हैं। अर्थात यहां से ये लावा बाहर निकलेगा और लावा यहां पर आकर एक शंकु का निर्माण कर लेता है, एक शंकुनुमा फॉर्मेशन बना लेता है, जिसको हम सिंदूर शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सिंदूर शंकु कहते हैं। क्लियर? देखो कौन सा है? सिंदूर शंकु है। कौन सा शंकु है वो? जो चित्र में दिखाया गया है वो कौन सा शंकु है? सिंदूर शंकु है। वो ज्वालामुखी कौन सा है? सील्ड ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी से लावा फव्वारों के रूप में बाहर आता है और निकास पर शंकु बनता है, जिसको हम सिंदूर शंकु कहते हैं, जिसको हम सिंदूर शंकु कहते हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 18 था। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या दे रखा है? एक पैसेज दे रखा है। ये पैसेज हमें पढ़ना है, जिसका पैसेज का शीर्षक है मानसून का प्रारंभ। मानसून का प्रारंभ। इस पैसेज को पढ़ने के बाद हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनके आंसर्स देने हैं, जिनके हमें आंसर्स देने हैं। देखो ये पूरा पैसेज है। अब ये पैसेज पढ़ने के बाद हमें ए बी सी 3 क्वेश्चन दे रखे हैं जिनके हमको आंसर देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ए, मानसूनी पवनों के भारत में प्रवेश का सबसे प्रमुख कारण क्या है? कि मानसूनी पवनें जो भारत में प्रवेश करती है उसका प्रमुख कारण। तो भारत में जो मानसूनी पवनें प्रवेश करती हैं उसका कारण है कि गर्मियों में स्थल और समुद्र के गर्मी में स्थल और समुद्र के विभेदी तापन, अर्थात गर्मियों में समुद्र का और जो हमारी जमीन है जिसको स्थल कहते हैं, इनके तापमान का जो अंतर होता है, तो ये तापमान में अंतर कारण के कारण मानसूनी पवनें भारत में प्रवेश करती हैं। कैसे? ये हमारा सपोज करो सी है, समुद्र है, ये हमारा स्थल है। सनरेज आएंगी। सनरेज के कारण क्या होगा? ये जगह जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। समुद्र लेट गर्म होता है, लेट ठंडा होता है। तो इन दोनों में जो तापों में अंतर आता है, समुद्र के और स्थल के ताप में अंतर आता है, इसके कारण क्या होता है? हवाएं समुद्र से स्थल की ओर आती हैं। हवाएं समुद्र से स्थल की ओर आती हैं और हवाएं के समुद्र से स्थल की ओर आने के कारण ही क्या होता है? हमारी उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मानसूनी पवनें कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मानसूनी पवनें कहते हैं। अर्थात गर्मी में स्थल और समुद्र में ताप में जो अंतर आता है उसके कारण मानसूनी पवनें भारत में प्रवेश कर जाती हैं। क्लियर? समझ आ गई होगी बात। अगला है मई के महीने में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में
न्यूनदाब क्षेत्र विकसित होता है, इसका कारण बताना है। क्या कह रहा है ये बोला कि मई के महीने में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून दाब क्षेत्र विकसित होता है। इस न्यून दाब क्षेत्र विकसित होने का क्या कारण होता है? तो मई के महीने में इन भागों में सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत चमकने के कारण विशाल भूखंड का तापमान है वो अधिक हो जाता है। अर्थात ये हमारी पृथ्वी, विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये तो बात आई, तीनों लाइन समझ में आई। सबसे ऊपर कर्क रेखा है, मकर रेखा ये 0 डिग्री पर, विषुवत रेखा है 23.5 पर, कर्क रेखा। तो इस कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी आती है। इस समय सूर्य की किरणें सीधी कहां पर आती है? कर्क रेखा पर आती है। तो कर्क रेखा पर जब ये लंबवत आती हैं सूर्य की किरणें, जिसके कारण क्या होता है, यहां पर जो बहुत बड़ा भूभाग, देखो फिर से एक बार एक्सप्लेन करें, ये है हमारी पृथ्वी, ये है कर्क विषुवत रेखा 0 डिग्री पर, क्लियर, ये है हमारी कर्क रेखा। अब सूर्य की किरणें सीधी यहाँ लंबवत आती है, 90 डिग्री पर आती है। जो सूर्य की किरणें यहाँ 90 डिग्री पर आती हैं तो यहाँ का बहुत बड़ा जो भूभाग होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा तप जाता है, बहुत ज्यादा तापमान वहां का बढ़ जाता है, तापमान है वहां का बढ़ जाता है। जब यहाँ का तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, लो टेम्परेचर, क्या होगा, लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा। इसी के कारण मई के महीने में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून दाब क्षेत्र विकसित हो जाता है, जिसका कारण है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत आती हैं। क्लियर। अगला, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन का क्या परिणाम है? ITCZ की बात कर रहा है। अंत उष्णीय अभिसरण क्षेत्र, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन में परिवर्तन के क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं? तो इससे क्या होगा, जो हमारा पश्चिमी जेट, जिसको हम वेस्टर्न जेट कहते हैं, यानी जो पश्चिमी जेट प्रवाह के खिसकते ही दक्षिण भारत में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्वी जेट प्रवाह विकसित हो जाता है। पूर्वी जेट प्रवाह है वो विकसित हो जाता है। अच्छे से समझा भी रखा। देखिए क्या कहना है, पश्चिमी जेट प्रवाह में अपनी परिवर्तन के, क्योंकि पश्चिमी जेट प्रवाह के इस क्षेत्र के खिसकते ही दक्षिणी भारत में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्वी जेट प्रवाह विकसित हो जाता है। क्लियर, ये इसका आंसर है। समझ आ गई बात? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर बी। अच्छा, एक बार मैं इसके आंसर्स दिखा देता हूं 19 के। देखो 19 में पहला, गर्मी में स्थल और समुद्र के विभेदी ताप। विभेदी ताप का मतलब समझ आया होगा, ये समुद्र है और ये, सॉरी एक बार फिर से एक्सप्लेन कर, ये हमारा स्थल है, ये हमारा समुद्र है। सूर्य की किरणें जब सीधी यहां पर आती हैं तो यहां पर क्या होगा, इसका ताप बढ़ेगा, इसका ताप बढ़ेगा, इसका ताप जल्दी बढ़ जाता है, इसके कारण ये जल्दी गर्म होता है और ये जल्दी ठंडा हो जाता है। ये लेट गर्म होता है, लेट ठंडा होता है। तो इसी समय क्या होता है, इस ताप में अंतर के कारण हवाएं समुद्र से स्थल की ओर आने लगती हैं, और समुद्र से स्थल की ओर ये जो हवाएं आती हैं यही मानसूनी पवनें कहलाती हैं। क्लियर। फिर है मई के महीने में इन भागों में सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत चमकने के कारण विशाल भूखंड है वो का तापमान अधिक हो जाता है। ये क्या कह रहा था कि मई के महीने में यहाँ पर तापमान अधिक क्यों रहता है? ये हमारी 0 डिग्री, जिसको विषुवत व्रत कहते हैं, ये कर्क रेखा। मई के महीने में कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट 90 डिग्री पर आती हैं, अर्थात बिल्कुल 90 डिग्री पर आती हैं, लंबवत आती लंबवत आती हैं। तो यहाँ का जो ताप है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, यहाँ का जो तापमान है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो यहाँ का बहुत बड़ा भूखंड है वो गर्म हो जाता है। क्लियर। फिर पश्चिमी जेट प्रवाह के खिसकते ही दक्षिण भारत में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्वी जेट प्रवाह विकसित हो जाता है। क्लियर। ये थे क्वेश्चन नंबर 19 के आंसर्स। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। स्टेलेगमाइट स्टेलेक्टाइट में किस प्रकार से भिन्न है, इसमें अंतर पूछा है। देखो, हाउ आर
स्टेलेग्माइट डिफरेंस फ्रॉम स्टेलेक्टाइट्स। तो ये किस तरह से इन दोनों से में अंतर पूछा गया है, स्टेलेक्टाइट में और स्टेलेग्माइट दोनों में क्या पूछा भाई, अंतर पूछा है ए में। क्वेश्चन नंबर 20 का ए है। अब ये दोनों चीजें होती क्या हैं? अच्छा, स्टेलेग्माइट और स्टेलेग्माइट ये होती क्या है? ये जो हिम होती है, बर्फ होती है, उसकी संरचना है। ये उसकी संरचना है। सपोज करो ये कोई सतह है जिस पर पानी धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है और यहां पर ये क्या होता है, पानी बर्फ के फॉर्म में जम जाता है। तो इस तरह की जो संरचनाएं विकसित हो जाती हैं उनको स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट के नाम से जाना जाता है। तो स्टेलेक्टाइट विभिन्न मोटाइयों के में लटकते हुए हिमस्तंभ जैसे होते हैं, जबकि स्टेलेग्माइट कंदराओं के फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। स्टेलेग्माइट है, इसकी अलग अलग मोटाइयां होती हैं, हिमस्तंभ भी होते हैं जो लटकते हुए रहते हैं, जबकि हमारे स्टेलेक्टाइट हैं जो से स्टेलेग्माइट हैं ये क्या होते हैं, कंदराओं के फर्श के रूप के ऊपर पाए जाते हैं। स्टेलेक्टाइट का जो आधार होता है वो आधार पर चिपकी होती है या कंदरा की छत के पास मोटे होते हैं, जबकि स्टेलेग्माइट जो होता है एक स्तंभ होता है जो चपटी होती है बिल्कुल तस्तरी के आकार की। स्टेलेक्टाइट है ये अनेक आकारों की होती है, अनेक साइजों की होती है, जबकि जो स्टेलेग्माइट है ये पतले पाइप की आकृति की संरचनाएं होती हैं। क्लियर? आगे हम बात करें नदी वेदिकाओं की। नदी वेदिका को हम कहते हैं रिवर टेरेस। क्या कहते हैं? रिवर टेरेस। इसकी बात की जा रही है रिवर टेरेस की। द मेंशन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर टेरेस, या नदी वेदिकाओं की किन्हीं 3 विशेषताओं को हमें लिखना है। नदी वेदिकाएं जो होती हैं मुख्य रूप से ये अपर्दित स्थल रूप होते हैं अपर्दित नदी के। नदी विक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपर्दन से ये बनते हैं। नदी में निक्षेपित जो बाढ़ के मैदान होते हैं उनके लंबवत अपर्दन से इनका निर्माण होता है। प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह होते हैं ये। और यहां पर ये चट्टानें होती हैं जलोढ़ रहित मूलाधार चट्टानों के धरातल या नदियों के तल होते हैं। नदियों के तल होते हैं। आंसर दिखाते हैं इसका आपको। 20 की बात करें, ये रहा। स्टेलेक्टाइट विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिमस्तंभ जैसे होते हैं, जबकि स्टेलेग्माइट कंदराओं के फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। स्टेलेग्माइट आधार पर कंदरा की छत के पास मोटे होते हैं तथा स्टेलेग्माइट एक स्तंभ के एक चपटी तस्तरीनुमा आकार में विकसित होते हैं। स्टेलेक्टाइट अनेक आकारों में दिखाई देते हैं, जबकि स्टेलेग्माइट पतले पाइप की संरचनाओं की आकृति होते हैं। नदी वेदिकाओं की बात करें, नदी वेदिकाएं जिसको हम रिवर टेरेस कहते हैं, नदी वेदिकाएं मुख्यतः क्या है, अपर्दत स्थल रूप है। नदी निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपर्दन से बनते हैं। प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह हैं। जलोढ़ रहित मूलाधार चट्टानों के धरातल या नदियों के तल हैं। इनमें से हमें कोई भी 3 पॉइंट लिखने हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। कालावधि मृदा निर्माण का एक मूल नियंत्रित कारक है, इस कथन को हमें स्पष्ट करना है। क्या कहना चाह रहा है? टाइम इज ए बेसिक कंट्रोल फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। टाइम इज ए बेसिक कंट्रोल फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। एक्सप्लेन इट। इसको हमें क्या करना है, समझाना है। जो इन्होंने हमें पॉइंट दिया है कि टाइम इज ए बेसिक कंट्रोल फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, के कालावधि या समय मृदा निर्माण का एक मूल नियंत्रण कारक है, इस कथन को हमें क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो बात करें इसकी, तो कालावधि या टाइम कालावधि की परिपक्वता एवं उसके पार्श्विक का विकास निर्धारित करती है। मृदा निर्माण की सभी प्रक्रियाएं लंबे काल तक चलती हैं जिनके विकास होता है। थोड़े समय पहले निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी से विकसित मृदा युवा मानी जाती है। कम समय पहले निक्षेपित मृदा में जो स्तर होते हैं संस्तर का अभाव होता है। क्लियर? अगला है यांत्रिक अपक्षय को प्रभावित करने वाले अनुप्रयुक्त बलों का उल्लेख कीजिए। मेंशन द अप्लाइड फोर्सेज अफेक्टिंग मैकेनिकल वेदरिंग, अर्थात मैकेनिकल वेदरिंग को अफेक्ट करने वाले जो फोर्सेज हैं उनको के बारे में हमें बात करनी है। अर्थात
यांत्रिक अपेक्षा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से बल हैं उनका हमें उल्लेख करना है। तो देखो मैकेनिकल वेदरिंग या यांत्रिक अपेक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों में जो बल हैं, अप्लाइड फोर्सेज हैं, उनमें पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। पहला कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा है ताप में अंतर, यानी तापक्रम में परिवर्तन हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो क्रिस्टल या रवे होते हैं उनमें वृद्धि हो जाती है। कुछ पशुओं के क्रियाकलाप भी होते हैं, उसके कारण भी ऐसा होता है। तीसरा है शुष्कन या आर्दन चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव भी इस चीज को नियंत्रित करता है। क्लियर? चलो आंसर दिखाते हैं आपको। सबसे पहले बात करें हम काल अवधि, यानी 21 का ए, 21 के ए की काल अवधि मृदा की परिपक्वता एवं उसके पार्श्विका का विकास निर्धारित करती है। मृदा निर्माण की सभी क्रियाएं लंबे काल तक पार्श्विका विकास करते हुए कार्यरत रहती हैं। थोड़े समय पहले निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी में विकसित मृदा युवा मानी जाती है। कम समय पहले निक्षेपित मृदा में क्षय स्तर का अभाव होता है। बी, वही मैकेनिकल वेदरिंग को इफेक्ट करने वाले कारकों में नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल, नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा है ताप में अंतर, तापक्रम में परिवर्तन होता है। अब ताप में अंतर होगा तो क्रिस्टल रवों में वृद्धि एवं पशुओं के क्रियाकलापों के कारण भी उत्पन्न विस्थारण बल होता है। शुष्कन एवं आर्द्र चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव भी इसके लिए उत्तरदायी है। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 21 की हमने बात की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22, वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था पार कर चुका है, इस कथन की पुष्टि करनी है। द प्रेजेंट सोसाइटी हैज पास्ट द स्टेट ऑफ प्रीमेटिव सोसाइटी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि जो वर्तमान समाज है वो आदिम समाज की अवस्था पार कर चुका है, अर्थात दोनों समाजों में अंतर लिखना है, वर्तमान में और आदिम समाज में। तो ये कथन क्या सही है? इसकी पुष्टि के लिए हमें कुछ कारण लिखने पड़ेंगे। तो बात करें वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था पार कर चुका है, बिल्कुल कर चुका है। किस किस कारण से? कि वर्तमान समाज में तकनीकी खोज एवं प्रयोग के द्वारा जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है उसको पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया गया है। टेक्निकल डेवलपमेंट के कारण तकनीकी विकास से मानव ने भौतिक पर्यावरण के बंधन को ढीला किया है। श्रम की जो कठोरता है उसमें कमी हो गई है। पहले हम बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, लेबर करते थे। अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो टेक्नोलॉजी के कारण हमारा जो श्रम है उसकी जो कठोरता है वो कम हो गई है। अब श्रम की गतिशीलता में वृद्धि आ गई है। पहले हम किसी काम को सालों और भी ज्यादा समय लगता था, अब उसी काम को हम महीनों में कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो बताते हैं कि वर्तमान समाज आदि समाज की अवस्था को पार कर चुका है। आंसर दिखाते हैं एक बार। देखो, तकनीकी खोज के कारण, किसके कारण? तकनीकी की खोज एवं प्रयोग के कारण, तकनीकी की खोज एवं प्रयोग के कारण, तकनीकी की खोज एवं प्रयोग द्वारा प्राकृतिक वातावरण को अपरिवर्तित किया है हमने। तकनीकी के विकास से मानव ने भौतिक पर्यावरण के बंधन को ढीला कर दिया है। श्रम की कठोरता में बिल्कुल कमी आ गई है। श्रम की गतिशीलता में वृद्धि हुई है, अर्थात कम समय में हम ज्यादा काम करते हैं। पहले जो हम बहुत ज्यादा कठोर वर्क करते थे उस कठोर वर्क में कमी आई है, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। बहुत सारी मशीनरी हैं जो आजकल कामों को करती हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23, भारत की स्थिति व्यापार व वाणिज्य वृद्धि के लिए किस प्रकार उपयोगी है? उदाहरण सहित हमें इसको स्पष्ट करना है। हाउ इज द लोकेशन ऑफ इंडिया इज यूजफुल टू इंक्रीज ट्रेड एंड कॉमर्स, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। कि भारत की स्थिति व्यापार व वाणिज्य के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, इसकी हमें क्या करनी है? व्याख्या करनी है, और इसको उदाहरण भी देना है, और इसको पॉइंट को हमें एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से ये उपयोगी है भारत की जो स्थिति है वाणिज्यिक व्यापार के लिए। तो देखो, भारत है वो एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में स्थित है। नंबर 1 तो है कि भारत है वो एशिया महाद्वीप के बिल्कुल कहाँ है? मध्य भाग में स्थित है। दूसरा, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दो क्या है यहाँ पर? समुद्र है, सी है। इनकी विस्तृत भुजाओं के कारण और हिंद महासागर के साथ लंबी सीमा ये बनाता है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में। एक साइड बंगाल की खाड़ी और एक साइड अरब सागर। देखो एक्सप्लेन करते हैं। देखो,
ये है हमारा अरब सागर, यहां पर आ जाती है बंगाल की खाड़ी। अब ये दोनों किसके हिस्से हैं, बंगाल की खाड़ी और ये हिंद महासागर के। अब यहाँ पर बहुत सारे क्या है, पोर्ट डेवलप हो जाते हैं, कुछ बंदरगाह हैं, बहुत सारे बंदरगाह डेवलप हो गए यहाँ पर। किसके कारण, समुद्र के कारण, क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के रूप में ये हिंद महासागर के साथ एक बहुत लंबी सीमा लगी हुई है भारत की, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारे क्या बन गए हैं, बंदरगाह बन गए हैं। बहुत सारे क्या बन गए हैं, बंदरगाह बन गए। बहुत सारे बंदरगाह बनने के कारण यहाँ पर हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कॉमर्शियल ट्रेडिंग हो जाती है हमारी। तो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा था कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी भुजाएं हिंद महासागर के साथ लंबी सीमा बनाती हैं। समुद्री स्थिति के कारण भारत में समुद्री व वायु मार्ग के द्वारा पड़ोसी क्षेत्रों से आसानी से जुड़ा हुआ है। अनेक समुद्री पतन यानी कि वही बंदरगाहों का विकास हो रखा है जो व्यापार के तथा वाणिज्यिक स्थिति के लिए बिल्कुल सुदृढ़ है। एक्सप्लेन करते हैं इसके आंसर को। देखो क्वेश्चन नंबर 23 था हमारा, भारत है एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में भाग में स्थित है। दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में बहुत लंबी भुजाएं हिंद महासागर की लंबी सीमा बनाती हैं। अर्थात ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर का ही एक एरिया। तो हिंद महासागर में बहुत लंबी सीमा ये बनाए हुए है। अब समुद्र की स्थिति ऐसी है कि भारत में बहुत सारे जल वायु मार्ग और जलमार्ग, जलमार्ग यानी यहाँ पर बंदरगाह बन जाते हैं, वायु मार्ग के द्वारा अपने पड़ोसी देशों के साथ जुड़ा हुआ है। और इसमें बहुत सारे क्या बन गए, बंदरगाह बनने के कारण, विकसित हो जाने के कारण व्यापारिक तथा वाणिज्य की जो इस वाणिज्यिक स्थिति है उस सबसे आसान हो गई है, सुदृढ़ बनी हुई है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना को हमें क्या करना, उद्देश्य करना, अर्थात मेंशन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी, कैसे दी। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना को हमें इसमें बताना है, वो पूछी गई है हमसे क्वेश्चन नंबर 24 में। तो हमारी जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, ये कॉन्टिनेंटल थ्योरी है, इसकी हम बात करें तो ये थ्योरी कहती है कि सभी महाद्वीप पहले अकेले एक भूखंड से जुड़े हुए थे। आज के जो सभी महाद्वीप हैं वो सभी इसी भूखंड के भाग थे। कैसे, पहले सारे के सारे महाद्वीप एक ही भूखंड थे। सारे के सारे महाद्वीप हैं, जो आज 7 महाद्वीप हैं, ये सभी पहले एक ही भूखंड थे। धीरे धीरे क्या लगा, एक फोर्स डेवलप हुआ। फोर्स के कारण ये भाग 2 भागों में टूट गया। ये जो खंड है ये कितने भागों में टूट गया, 2 भागों में टूट गया। इसमें से एक बहुत बड़ा महासागर पैंथालासा से घिरा हुआ था, यह एक बड़े महासागर, सॉरी ये जो भाग है ये पूरा का पूरा एक महासागर पैंथालासा है। और ये वाला भूखंड है ये पैंजिया था। ये वाला जो भूखंड है ये पैंजिया, और ये पैंजिया है पूरा का पूरा एक बहुत बड़े महासागर पैंथालासा से घिरा हुआ था। अर्थात ये था हमारा पैंजिया, ये था पैंथालासा। ये क्या था, पैंथालासा। पैंथालासा एक महासागर था और पैंजिया एक भूखंड था। आगे जाके ये पैंजिया 2 भागों में टूट जाता है। अच्छा फिर एक बार एक्सप्लेन करते हैं। चलो इसको मैं आंसर में समझाता हूं। 24 कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात की जा रही है। क्या कह रहा है कि सभी महाद्वीप अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे। आज जितने भी सारे के सारे महाद्वीप हैं ये एक अकेला भूखंड था। ये भूखंड जिसको हमने क्या कहा था, पैंजिया। क्या नाम दिया था, पैंजिया। आज के जो सारे के सारे 7 महाद्वीप हैं ये एक अकेला भूखंड था, जिसको एक हमने एक बड़े महाद्वीप पैंजिया के नाम से जानते थे। ये पैंजिया चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था।
और इस महासागर को हमने कहा था पैंथालासा। क्या कहा था भाई? पैंथालासा, पैंथालासा था। और ये जो भूखंड था ये पैंजिया था। आगे कोई एक फोर्स अप्लाई हुआ, किसी फोर्स के कारण ये जो हमारा पैंजिया है ये दो भागों में टूट जाता है। ये पैंजिया कितने भागों में टूट जाता है? दो भागों में, एक लॉरेशिया और दूसरा गॉडवाना। दो भागों में टूट गया, एक लॉरेशिया था और दूसरा गॉडवाना। ये लॉरेशिया और गॉडवाना, गॉडवाना और ये लॉरेशिया और गॉडवाना धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं। और आज हमारे सामने वो स्थिति आती है जो 7 महाद्वीप हैं, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। ये 7 महाद्वीप आज बनकर तैयार हो जाते हैं। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या करेगी? सभी महाद्वीप अकेले भूखंड से जुड़े हुए हैं। आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे। एक बड़े महासागर पैंथालासा से घिरा हुआ था। बड़े महाद्वीप को पैंजिया, पैंजिया आगे चलकर 2 महाद्वीपों में बट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना। लॉरेशिया और गोंडवाना आगे चलकर छोटे छोटे हिस्सों में बट गए और भारत का, विश्व का जो स्वरूप हमें अब देखने को मिलता है ये हमारे सामने प्रकट हुआ था। 7 महाद्वीप बने। क्वेश्चन नंबर 25 अथवा में दे रखा है, सूर्य ताप में होने वाली विभिन्नता के लिए उत्तरदायी कारकों को उल्लेख कीजिए। कि सूर्य का जो ताप है उसमें जो भिन्नता आती है उसके लिए कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो इस चीज के लिए उत्तरदायी हैं। अर्थात एनालाइज द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन ऑफ इंसोलेशन। तो सूर्य ताप में विभिन्नता के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हो सकते हैं या हैं। तो हम इनकी बात करें तो सूर्य ताप में विभिन्नता के लिए जो उत्तरदायी कारक उनमें पहला है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस तरह से घूमती है, सूर्य की विकिरणों का नतिकोण अर्थात सूर्य से जो रेडिएशन आते हैं उनका जो एंगल है वो कितना है, दिन की अवधि यानी दिन कितनी लंबी अवधि तक दिन रहता है, वायुमंडल की पारदर्शिता अर्थात आने वाली सूर्य की किरणें वो पूरी पृथ्वी पर आ रही हैं कितनी नहीं आ रही, और स्थल विन्यास। तो ये कुछ 5 कारक जिनकी हमने बात की है जो किसके लिए उत्तरदायी है, वेरिएशन इन इंसोलेशन के लिए। अगला है 25 का ही बी, ओस क्या है, ओस के बनने हेतु उपयुक्त दशाओं को स्पष्ट कीजिए। अर्थात व्हाट इज ड्यू, एक्सप्लेन द आइडियल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू। ओस की बात करें, ओस क्या होती है, ओस या ड्यू क्या होती है, जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु पर पानी की बूंदों के रूप में जमा हो जाती है तब इसको ओस कहते हैं। इसके लिए कौन कौन सी वो दशाएं हैं जो आइडियल है, कंडीशन है। ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर होना चाहिए, आकाश साफ होना चाहिए, हवा बिल्कुल शांत होनी चाहिए, उच्च सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए, ठंडी एवं लंबी रातें होनी चाहिए। अर्थात रातें जो होती हैं वो लंबी होनी चाहिए और ठंडी होनी चाहिए। आंसर देखते हैं इसका 26। भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहले बात करें। भूमंडलीय तापन जी तो क्वेश्चन नंबर 25 था ना हमारा, तो हाँ 25। सूर्य ताप में विभिन्नता के कारण कौन कौन से हैं। तो सूर्य ताप में विभिन्नता के जो कारक हैं वो हैं पृथ्वी पर का अपने अक्ष पर घूमना, दूसरा है सूर्य की विकिरणों का नतिकोण, तीसरा है दिन की अवधि, चौथा है वायुमंडल की पारदर्शिता और पांचवा है स्थल विन्यास। ये 5 कारक हैं जो सूर्य ताप की भिन्नता के लिए उत्तरदायी हैं। अर्थात कहाँ पर सूर्य की किरणें ज्यादा आई हैं, कहाँ पर तापमान ज्यादा है, कहाँ पर कम है, उनके लिए उत्तरदायी कारक ये हैं 5। फिर बात करें ओस की, इसमें अथवा में दे रखा था ओस ड्यू वाला। ओस क्या है, जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु पर पानी की बूंदों के रूप में जमा हो जाती है तो उसको हम ओस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, ओस कहते हैं। इसके लिए क्या क्या कंपलसरी होना, ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर होना चाहिए, साफ आकाश रहना चाहिए, हवा शांत रहनी चाहिए, उच्च सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए, रातें जो होनी चाहिए वो ठंडी हों और लंबी हों, तभी ओस पड़ेगी वरना नहीं पड़ेगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलें।
भूमंडलीय तापन की वृद्धि से पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तनों को उदाहरण सहित समझाइए। अर्थात जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, पृथ्वी के तापमान का बढ़ना। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो क्या कौन सी चीजें हैं जो पृथ्वी पर घटित होंगी? इसी का अथवा में दे रखा है, वन संरक्षण नीति के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। वन संरक्षण नीति क्या है? चलिए इनका आंसर देखें। 26 का ए, भूमंडलीय तापन से पृथ्वी पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे? तो जब भूमंडलीय तापन या भूमंडलीय तापन का मतलब क्या है? पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, पृथ्वी के तापमान का बढ़ना जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो भूमंडलीय तापन से पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होगी, पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो बढ़ेगा। हिमानियों से पिघलने से समुद्र तल बढ़ जाएगा, अर्थात जो हमारे ग्लेशियर हैं वो ग्लेशियर पिघलेंगे। जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो उनसे जो पानी है वो कहाँ पर आएगा? समुद्र में आएगा। जब पानी समुद्र में आएगा तो समुद्र के किनारों पर या नीची सतह पर रहने वाले जो कंट्री हैं वो डूब जाएंगे। थर्ड है, समुद्र तल के बढ़ने से प्राकृतिक बाढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। जब समुद्र का पानी का तल बढ़ेगा तो बाढ़ें भी ज्यादा बढ़ेंगी। बिल्कुल, मलेरिया जैसी कीटजन्य बीमारियां भी बढ़ जाएंगी। वर्तमान जलवायु सीमाएं भी बदल जाएंगी। इसमें से कुछ भाग अधिक जलसिक्त और अधिक शुष्क हो जाएंगे, कहीं पर बाढ़ आएगी तो कहीं पर सूखा पड़ेगा। जनसंख्या और पारितंत्र में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो यदि ग्लोबल वार्मिंग पड़ेगी तो ये कुछ इंपैक्ट हैं जो हमारी पृथ्वी पर पड़ेंगे। क्लियर? इसका बी दे रखा था वन संरक्षण नीति का। तो वन संरक्षण नीति की हम बात करें तो देश के 33% भाग पर वन लगाना कंपलसरी है। 33% भाग पर क्या होना चाहिए? वनों को लगाना जाना चाहिए। जो पृथ्वी का हमारी का भारत में जो कुल हमारी पृथ्वी का क्षेत्रफल है उसके 33% भाग पर हमें क्या लगाना चाहिए? वन लगाना चाहिए। ये वन संरक्षण नीति कहती है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिक असंतुलन क्षेत्रों में वन लगाना। हमें पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना है और जहां पर यह असंतुलित है वहां पर क्षेत्रों पर वन लगाने चाहिए। देश की प्राकृतिक धरोहर और जैव विविधता तथा आनुवंशिक पूल का संरक्षण करना है। मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण को अगर रोकना है तो हमें क्या लगाने पड़ेंगे? ज्यादा से ज्यादा वन लगाने होंगे, जिससे हमारा बाढ़ और सूखा नियंत्रण भी होगा। निम्नीकृत भूमि पर, निम्नीकृत भूमि का मतलब ऐसी जमीन जो कृषि के लिए यूज नहीं होती, तो निम्नीकृत जमीन पर सामाजिक वानिकी एवं वनरोपण द्वारा उसका आवरण का विस्तार करना चाहिए। वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा, भोजन उपलब्ध करवाना है। लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को भी प्रयोग में लाना चाहिए। पेड़ लगाने को बढ़ावा देना चाहिए। पेड़ों की कटाई रोकने के लिए हमें जन आंदोलन चलाने होंगे, तभी जाकर हमारी जो वन संरक्षण नीति है वो पूरी हो पाएगी। क्लियर? हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है नमामि गंगे क्या प्रोग्राम है? क्वेश्चन नंबर 27, नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभों का विश्लेषण कीजिए। अर्थात नमामि गंगे जो प्रोग्राम चलाया गया था उसके कौन कौन से मुख्य स्तंभ हैं? इसी में अथवा में दे रखा है, हिमालयी अपवाह तंत्र की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चलते हैं आंसर पे। नमामि गंगे, नमामि गंगे जो प्रोग्राम है ये गंगा को साफ करने के लिए चलाया गया था। इसमें सबसे पहला है सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था करना, नदी किनारों का विकास, नदी सतह की सफाई करना, वनीकरण करना, जन जागरूकता चलाना और औद्योगिक अपशिष्ट की निगरानी करना। औद्योगिक अपशिष्ट यानी फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको नदियों में सीधा बहा दिया जाता है, तो उसकी निगरानी करनी है कि उसको सीधा इस तरह से नदियों में नहीं बहाएं, उसको ट्रीटमेंट पहले किया जाए। इसका अथवा था नमामि गंगे का कि हिमालय अपवाह तंत्र की हमें विशेषताएं बतानी है। हिमालयी अपवाह तंत्र क्या है? हिमालयी अपवाह तंत्र का मतलब है हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां। तो ये सब नदियां मिलकर क्या बनाती है? हिमालयी अपवाह तंत्र बनाती है। उनकी विशेषता लिखनी है। नंबर 1, इस सभी नदियों का उद्गम स्थान है वो हिमानी से होता है। क्लियर? ये नदियां सदा बहानी होती हैं या बारहमासी होती हैं? तो इन नदियों में 12 माह जल रहता है। नदियों की लंबाई जो होती है वो अधिक है।
पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली का अनुसरण करती हैं, नदियों के बेसिन पर जल ग्रहण क्षेत्र बड़े हैं, नौवहन व सिंचाई के लिए अनुकूल हैं, और ये नदियां हिमालय में जब प्रवाहित होती हैं तो विकास की युवा अवस्था में होती हैं। किस अवस्था में होती हैं? युवा अवस्था है। क्लियर? अच्छा, एक और, ये नदियां जब इस हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं तो ये बी आकार की घाटी बनाती हैं। किस आकार की घाटी बनाती हैं? बी आकार की घाटियां बनाती हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 28, पूर्वी तटीय मैदान की मुख्य विशेषताओं की परख कीजिए। अर्थात एग्जामिनिंग द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की जो इंपॉर्टेंस विशेषताएं हैं उनको बताना है हमें, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान जिसको ईस्टर्न कोस्ट कहते हैं उसकी विशेषताओं की बात हम करें, देखो ये एरिया, तो यहाँ का जो भाग है ये, इसको हम क्या कहते हैं? ईस्टर्न कोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्टर्न कोस्ट, यानी पूर्वी तटीय भाग। पूर्वी तटीय भाग। अब इसकी हमें विशेषताएं बतानी है। नंबर 1, अधिक चौड़े मैदान पाए जाते हैं यहाँ पर, उभरे हुए तट हैं, पूरब की ओर बहने वाली नदियां व बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वो क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। पूरब की ओर बहने वाली नदियों व बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं। इस पर जो हमारे पतन है या पोताश्रय है उनकी कमी है, अर्थात यहाँ पर पोर्ट है, पूर्वी तट पर वो कम है, पश्चिमी तट पर ज्यादा है। महाद्वीप या जो शेल्फ की चौड़ाई है वो 500 किलोमीटर तक है। इसमें महानदी, गोदावरी, कावेरी नदियां प्रमुख रूप से डेल्टा बनाती हैं। प्रमुख रूप से क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। तो ये थे हमारा पूर्वीय तट की कुछ विशेषताएं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 और 30 में क्या देख रखे हैं? मानचित्र आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें ए बी सी डी ई एफ जी करके 7 पॉइंट दे रखे हैं वर्ल्ड मैप में, उनको हमें दर्शाना है, नाम लिखना है उनका। नंबर, इनको 5 की पहचान करनी है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ए पर देख रखा है एक मरुस्थल। क्या दे रखा है? एक मरुस्थल, ए डेजर्ट है ए पर। ए पर हमें क्या देखा रखा है? एक डेजर्ट। बी में एक सागर है, सी में एक गर्म जलधारा है, डी में एक पारिस्थितिक हॉटस्पॉट है, ई में एक विवर्तनिका प्लेट है, एफ में एक महाद्वीप है, और जी में एक ठंडी जलधारा है। तो दिखाएं इसको, ये देखो, ए ये वाला भाग जिसमें एक डेजर्ट पूछा है, डी ये वाला भाग, जी ये वाला भाग, सी यहां पर बहने वाली जलधारा, बी ये एक ओशियन सागर पूछा है, ई ये वाला भाग पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 में हमें ए बी सी डी करके 7 पॉइंट दे रखे हैं और वो हमसे फिल करवाएं। ए पर इसने क्या पूछा था हमसे? एक रेगिस्तान पूछा था। ए ये वाला भाग है, ये है सहारा मरुस्थल। बी में एक सागर पूछा था ये, तो ये है काला सागर, ये वाला। इस सी में हमसे एक जलधारा पूछी थी, गर्म जलधारा, ये वाली सी में प्रवाहित होने वाली ये जलधारा है, ये अगुल हास गर्म जलधारा है। डी में इसने हमसे अटलांटिक वन पूछा था, ब्राजील क्षेत्र के अंदर आने वाला। ई में हमसे एक ओशियन एक प्लेट पूछी थी, विवर्तनिका प्लेट, ये अरेबियन प्लेट। एफ में एक महाद्वीप पूछा था, ये ऑस्ट्रेलिया। और जी में एक कोल्ड करंट यानी ठंडी जलधारा पूछी थी, ये कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान का नाम बताना है। शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पचमढ़ी, चिल्का झील, घना पक्षी अभ्यारण्य, अनाईमुड़ा की चोटी और अंडमान निकोबार। तो ये चीजें हमसे पूछी हैं इंडिया के मैप में, जो हमें यहाँ पर शो करना है मैप में। ए में हमसे पूछा था इन्होंने कि भारत में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है। भारत में सबसे अधिक बारिश होती है यहाँ पर, मानेसराम में, चेरापूंजी के अंतर्गत। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ये वाला एरिया उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। घना पक्षी अभ्यारण्य पूछा था, राजस्थान में भरतपुर के अंतर्गत, ये वाला भाग है घना पक्षी अभ्यारण्य, राजस्थान में भरतपुर, वहां पर एक घना पक्षी अभ्यारण्य है। ये शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। अनाईमुड़ी की चोटी तमिलनाडु, अंडमान निकोबार आइलैंड, और ये है चिल्का लेक। ये मैप वर्क में पूछा गया क्वेश्चन था। तो इस तरह से ये हमारा 11th का ज्योग्राफी का जो पेपर था, कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन, उसका ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।